जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल GSY कुणाल सिंह में। और दोस्तों आज का क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के क्लास में हम टॉप 50 प्रश्न लेकर आए हैं जीके जीएस का। और इसमें टोटल क्वेश्चन पॉलिटी का होगा। तो जो लोग पॉलिटी पढ़े हैं वो लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। और दोस्तों 50 क्वेश्चन में आप लोग कितने प्रश्न को सही करते हैं, आप लोग अंत में कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप कि आपने 50 में से कितना स्कोर किया है, ठीक ना? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है? ध्यान से देखिएगा साथियों। कह रहा है कि भारतीय संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? दोस्तों भारतीय संविधान में जो हमारा देश है इसका उल्लेख जो नाम से किया गया है वो किया गया है इंडिया डैट इज भारत, ठीक ना? इंडिया डैट इज भारत यानी ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था है? दोस्तों भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था है? तो इसका जो राइट आंसर है साथियों ऑप्शन बी है। क्या है? संसदात्मक, संसदात्मक, ठीक ना? ऑप्शन बी आपको टिक करना है। ये आपका राइट आंसर है। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डेली आपको सुबह 8 से 10 बजे के बीच में हमारा वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। और वहाँ से आप लोग डेली टॉप 50 प्रश्न लगा सकते हैं, ठीक ना? उसका सेट लगा सकते हैं। कह रहा है दोस्तों कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? ठीक ना? तो इसका जो राइट आंसर है साथियों एकल कार्यपालिका है। क्या है? एकल कार्यपालिका यानी ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान परिसंघीय है, यह किससे निर्धारित तो होता है? तो ये जो है दोस्तों ये केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से होता है। किससे होता है? केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से, यानी ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर है। अगला चलते हैं आपका 5वें नंबर का प्रश्न में। यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह जो कथन है ये किसका है? ठीक ना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केसी वेहेर का, ठीक ना? केसी वेहेर का ये कथन है, आपको याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, कह रहा है कि भारत अर्ध संघर्षमय राज्य है। कह रहा है कि भारत जो है अर्ध संघर्षमय राज्य है। यह किसने कहा था? दोस्तों भारत अर्ध संघर्षमय राज्य है, ये जो वाक्य है ये कहा था केसी वेहर ने, ठीक ना? यानी ऑप्शन बी जो है इसमें भी आपका राइट आंसर है। याद रखिएगा ऑप्शन बी। अगला देखिए प्रश्न में कह रहा है कि भारतीय संविधान के विरहद होने का क्या कारण है? भारतीय संविधान का साथियों विरहद होने का क्या कारण है? इसका जो सबसे बड़ा कारण है संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। संघ तथा राज्यों का एकल संविधान यानी ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर है। अगर आप लोग पॉलिटी पढ़े हैं तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रही होगी। चलिए दोस्तों हमारा 8वां नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? भारत में दोस्तों राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो ये जनता है, ठीक ना? राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जो है मतलब कि ये राजनीतिक सत्ता ये कहाँ से बनता है, इसका स्रोत क्या है? तो ये जनता है, ठीक ना? तो ऑप्शन सी आपको याद रखना है। अगला जो प्रश्न है आपका, कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। यह कथन किसका है? कह रहा है कि यदि उसे क्या कह रहा है कि कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं, तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। ये जो कथन है दोस्तों, ये किसका है? ये कथन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का है, ठीक ना? तो आपको याद रखना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला जो प्रश्न है आपका, कह रहा है कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद
किसने कहा था? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेनविल ऑस्टिन ने। ठीक ना, ऑस्टिन आपको याद रखना है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों आपको, नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों का संविधान की आत्मा किसने कहा है? नीति निर्देशक तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्रेनविल ऑस्टिन। ठीक ना, इसका भी ऑस्टिन आपको टिक मारना है, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, जो भी नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक हमारा पीडीएफ बना है, ठीक ना। अगर किन्हीं को पीडीएफ लेना है तो लास्ट में आपको नंबर बताएंगे, वहां पे आप लोग व्हाट्सअप करिएगा और वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक ना, पीडीएफ का जो भी प्राइस होगा वहीं पे बता दिया जाएगा, और वो मिनिमम प्राइस होगा। 12 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं? मूल संविधान में, तो मूल संविधान में दोस्तों 395 अनुच्छेद हैं और 8 अनुसूचियां हैं, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर है। मूल संविधान की बात कर रहा है तो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि राष्ट्रगान के गायन का मानक समय क्या है? तो ये 52 सेकेंड है। ठीक ना, आपको याद रखना है 52 सेकेंड, तो ऑप्शन सी टिक करना है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां हैं? तो 24। कितने हैं दोस्तों? 24। ऑप्शन सी आपको सही टिक लगाना है। 15 नंबर में कह रहा है कि भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान की, ये थोड़ा सा हार्ड प्रश्न है, कि जटिलता के कारण इसे क्या कहा जाता है? इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। ठीक ना, वकीलों का स्वर्ग आपको याद रखना है दोस्तों, ऑप्शन ए। ठीक ना, अगला प्रश्न में है कि वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय, राज्य सूची में कितने विषय तथा समवर्ती सूची में कितने विषय शामिल हैं? संघ सूची में कितने विषय हैं, राज्य सूची में कितने विषय हैं तथा समवर्ती सूची में कितने विषय शामिल हैं? तो दोस्तों आपका जो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा बी नंबर, 100 विषय, 60 विषय और 52 विषय। ठीक ना, ये आपको याद करना है, ऑप्शन बी। देखिए सीरियल नंबर से है, संघ सूची में कितने विषय हैं? तो 100। ठीक ना, राज्य सूची में 61 है और समवर्ती सूची में 52 है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। शिक्षा प्रारंभ में किस सूची का विषय था? शिक्षा जो है ये प्रारंभ में किस सूची का विषय था, जिसे 42वें संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया? ठीक ना, 42, अगर पूछेगा 42वां संशोधन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1976 में। ठीक ना, आपको याद रखना है 1976 में। ठीक ना, और इस यही संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। क्या किया गया था दोस्तों? तो शिक्षा प्रारंभ में जो ये किस विषय सॉरी, शिक्षा प्रारंभ में किस सूची का विषय था, जिसे, तो ये किस सूची का विषय था? तो आपको ध्यान देना है कि ये राज्य सूची का विषय था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है दोस्तों। थोड़ा सा हिचकिचाहट हो जाता है, उसके लिए आप घबराएं ना, आंसर बिल्कुल सही मिलेगा। और जिन्हें कोई डाउट हो वो वीडियो में कमेंट में पूछ सकते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? आर्थिक नियोजन जो है साथियों, इकोनॉमिक प्लानिंग, ये किस विषय का किस सूची का विषय है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये समवर्ती सूची का है। ठीक ना, किसका है? समवर्ती सूची का, यानी ऑप्शन सी। 19 नंबर में आप लोग देख रहे हैं, कह रहा है कृषि भारतीय संविधान की किस सूची में संबंधित है? कृषि जो है भारतीय संविधान की किस सूची में संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य सूची में। ठीक ना, राज्य सूची में। 20 नंबर का प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि पंचायती राज्य किस सूची में सम्मिलित है? पंचायती राज, पंचायती राज्य आ जाएगा दोस्तों राज्य सूची में। ठीक ना, पंचायती राज पंचायत राज्य में आता है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा वन और वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण किस सूची के अंतर्गत किया जाता है? वन और वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण किस सूची के अंतर्गत किया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची, सूची नंबर 3। ठीक ना, सूची नंबर 3।
को याद रखना है, यानी ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों आपका 22 नंबर का, ये कह रहा है रेलवे पुलिस और लोक व्यवस्था किस सूची के विषय है? रेलवे पुलिस और लोक व्यवस्था यानी पब्लिक ऑर्डर किस सूची के विषय हैं? तो ये जो हो जाएंगे दोस्तों, ये हो जाएंगे राज्य सूची, ठीक ना, राज्य सूची। किन्हीं को डाउट है तो वो गूगल करके भी देख सकते हैं। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है। यहाँ पे आपको थोड़ा कंफ्यूजन होता है कभी कभी, और इसी टाइप का प्रश्न शायद आपके एग्जाम में भी पूछता है, तभी आपके एग्जाम में कुछ कुछ प्रश्न छूट जाते हैं। आइए 23वां नंबर में देखते हैं, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? संविधान सभा में दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो इसका राइट आंसर है 13 दिसंबर 1946 में। कब दोस्तों? 13 13 दिसंबर 1946 में, ठीक ना। आपको याद रखना है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 में। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? 24 नंबर का प्रश्न है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना, ठीक ना, संविधान की प्रस्तावना यानी उद्देशिका आपको याद रखना है, ऑप्शन बी। चलिए साथियों, अगला प्रश्न कह रहा है आपका, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस बात में कहा गया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन बी है, केशवानंद भारतीवाद 1973 में, ठीक ना। केशवानंद भारतीवाद 1973 में कहा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस बाद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। ये किस बाद में कहा गया था? तो केशवानंद भारतीवाद 1973, ठीक ना, 1973 याद रखना है, यानी ऑप्शन बी। चलिए साथियों, अगला प्रश्न में चलते हैं। इस प्रश्न में कह रहा है उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा किसने प्रदान की? उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा किसने प्रदान की? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, ये हो जाएगा के एम मुंशी ने। के एम मुंशी यानी ऑप्शन बी जो है का राइट आंसर है। आइए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रस्तावना जो है, देखिएगा गौर से, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस बाद में व्यक्त किया था? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेरूबारी बानम संघ मामले में, ठीक ना। कब? तो 1960 में। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है। 28 नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है साथियों, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था 1932 में? सॉरी, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था? तो दोस्तों भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि संविधान का हृदय एवं आत्मा, संविधान का हृदय एवं आत्मा यानी ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर है, ठीक ना। 29 नंबर में कह रहा है कि समाजवाद, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष यानी सेकुलर शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किए गए थे? तो दोस्तों ये जो है 42वें संशोधन के द्वारा इसे सम्मिलित किया गया था, ये आपको याद रखना है, यानी ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न 30 नंबर का कह रहा है कि भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, यह है भारत में राज्य का कोई पंथ या धर्म नहीं है। भारत में राज्य जो है इसका कोई पंथ या धर्म नहीं है, ठीक ना।
इसलिए इसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। 31 नंबर में है, उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है? उद्देशिका यानी जो प्रस्तावना है इसमें सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 1917 के रूसी क्रांति से। किससे है? तो 1917 के रूसी क्रांति से, यानी ऑप्शन बी जो है का सही आंसर है। 32 नंबर का है कि उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की है कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? तो इसका जो राइट आंसर है साथियों, एस आर बोम्बाई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक ना, यानी ऑप्शन ए आपको याद रखना है, ये इसका सही आंसर है। आइए फिर चलते हैं, 33 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम और हम भारत के लोग जैसे शब्दों से, ठीक ना, यानी ऑप्शन ए जो है ये आपका सही आंसर है। जिनका भी ए है वो टिक करिएगा, उनका सही है। 34 नंबर में है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, राष्ट्रपति को, ठीक ना। किसे है? तो राष्ट्रपति को। 34 नंबर, सॉरी राष्ट्रपति नहीं, संसद को, ठीक ना, संसद करेगा भाई, संसद, यानी ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा, क्या होगा? तो ये राज्यों का संघ होगा। क्या होगा दोस्तों? राज्यों का संघ, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर है, राज्यों का संघ, ठीक ना। तो जिनका ए है वो एकदम सही है। और दोस्तों कितना अभी तक आपका सही हुआ है कमेंट में जरूर लिखिए। अभी 15 प्रश्न और बचा है, आप लोग लास्ट तक जरूर देखिए। कह रहा है कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? अभी वर्तमान में भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? इसका जो सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 36 का, ये 28 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी सम्मिलित है। 28 राज्य एवं 8 संघीय क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर है। 37 नंबर में कह रहा है कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो इसका जो राइट आंसर है साथियों, ये हो जाएगा 20। कितने सीट आरक्षित हैं? तो 20, ठीक ना, 20 जो है ये आरक्षित हैं अधिकतम। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। दो पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है साथियों, 31 अक्टूबर 2019 में शायद किया गया था। हाँ, एक मिनट रुक जाइएगा। 31 अक्टूबर 2019, यानी कि ऑप्शन बी 38 का ऑप्शन बी एकदम सही जवाब है। नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? नए राज्य जो है इसके गठन की शक्ति किसको प्राप्त है? तो ये जो है संसद को है। किसे है साथियों? संसद को, यानी ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर है। अगला जो प्रश्न है कि राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? यानी दोस्तों फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये 1953 में किया गया था साथियों। कब किया गया था? 1953 में, यानी ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 41 नंबर का, भाषाई आधार पर भारत ने सर्व भारत में सर्वप्रथम किस राज्य को गठन किया गया था? भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है साथियों, आंध्र प्रदेश को। किसे किया गया था? आंध्र प्रदेश को। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर है। अगला है कि राज्य पुनर्गठन आयोग जो है, इन्होंने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? राज्य पुनर्गठन आयोग जो है
वो 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? तो इसका सही आंसर है 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य, ठीक है ना? केंद्र शासित प्रदेश, संघ राज्य के मतलब ये होता है केंद्र शासित प्रदेश। ओके, चलिए अगला जो है आपका कह रहा है कि सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य किस वर्ष बन गया था? तो इसका जो राइट आंसर है साथियों, कि सिक्किम जो भारत का है एक पूर्ण राज्य कब बन गया था? ये बन गया था 38वां संविधान संशोधन जब हुआ था 1975 में, और इसी के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक पूर्ण राज्य घोषित कर दिया गया था, और यानी कि बना दिया गया था। 44 में है भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों यहाँ पे जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगर मजा आ रहा है तो भैया वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और जो आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनको भी शेयर कर दीजिए। कह रहा है दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद में संघ के क्षेत्र का नाम दिया गया है? कह रहा है, हमारा प्रश्न कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संघ के क्षेत्र का नाम दिया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 1 में, ठीक ना? अगला प्रश्न देखिएगा कि नए राज्यों के प्रवेश अथवा स्थापना का संसद का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? नए राज्य के प्रवेश अथवा स्थापना का संसद का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 2, ठीक ना? याद रखना है 2, आर्टिकल 2। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है साथियों कि नए राज्यों की स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल सीमा अथवा नामों में परिवर्तन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अगर हमें किसी राज्य के क्षेत्रफल के सीमा या फिर किसी क्षेत्र के नाम का परिवर्तन करना है, ये कौन सा अनुच्छेद कौन सा आर्टिकल में दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है साथियों यह है अनुच्छेद नंबर 3, ठीक ना? अनुच्छेद नंबर 3 यानी ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है। तो 3-4 प्रश्न और बच रहा है, आप लोग लास्ट तक देख लीजिए। लास्ट में आपको अपना व्हाट्सएप नंबर बताएंगे जहां से आप पीडीएफ खरीद सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, और है पूर्वीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वी क्षेत्रीय परिषद यानी ईस्टर्न जोनल काउंसिल का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर है साथियों कोलकाता में। कहाँ पे है? कोलकाता यानी ऑप्शन सी, ठीक ना? कहाँ? कोलकाता जो भी है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भाई भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है ये बाघ है, ठीक ना? बाघ है। क्या है? बाघ है, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न चलते हैं। इसमें कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प का नाम क्या है? तो ये कमल है, यानी ऑप्शन सी। चलिए भाई तो आप लोग बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा? स्कोर दे के आप लोग लिखिए। जैसे आप लोग अगर 50 में अगर 10 नंबर लाए हैं तो यहाँ 10 लिखिएगा, ठीक ना? यानी जितना आपका सही हुआ है उतना आप लोग लिखिएगा, और जो सही नहीं हुआ है वो नहीं लिखिएगा। तो दोस्तों आगे के लिए आप लोग बताइएगा कि अगला वीडियो आपको कौन सा होना चाहिए। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो चीज़ के बोलिएगा वो चीज़ का टॉप 50 प्रश्न हम करवा देंगे। और साथियों अगर आपको हमारा पीडीएफ खरीदना है, ये जो पीडीएफ है ये ऑल एग्जाम कवर करती है, ठीक ना? ऑल एग्जाम। इसके लिए दोस्तों ये पीडीएफ आपको बहुत कम प्राइस में मिल जाएगा। इसके लिए आप व्हाट्सएप पर 75 89 11 94 37 पे जाके व्हाट्सएप करिए, और यहाँ से विजिट करके आप लोग अपना पीडीएफ खरीद सकते हैं और अपने तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगले दिन वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद साथियों।